दोस्तों नमस्कार। कल पहले चरण के जो चुनाव संपन्न हुए उसके बाद एक सवाल बड़ी तेजी से उभर करके आ रहा है कि क्या अब मोदी की लहर खत्म हो गई है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है कि अब कोई मोदी लहर नहीं है। यानी कल जो 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, उसमें यह बात जो देखने में आई है कि अब मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ रहा है और चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कैंडिडेट पर भी निर्भर हो गया है कि कैंडिडेट कैसा है। अब वो लैंप पोस्ट वाला चुनाव नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है, कैंडिडेट चाहे जो हो। इस समय क्षेत्र की जनता, उस लोकसभा की जनता कैंडिडेट भी देख रही है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय वो मुद्दे हैं जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। मैं इन मुद्दों पर तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन आपको उन बिंदुओं की तरफ ले चलूंगा और आंकड़ों के साथ कि मोदी जो लहर थी 2019 में, वो अब लहर खत्म ही नहीं हो गई है बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी पर कैसे कहर बन के टूट पड़ी है। तो पहले जरा इस चीज को देखें कि वो आंकड़े क्या कह रहे हैं। और अगर हम केवल नवनीत राणा की बात माने या जेपी नड्डा ने कुछ महीने पहले जो मध्य प्रदेश में कहा था कि हम मोदी लहर के भरोसे नहीं रहें, या इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा, या सुधीर चौधरी ने जो बोला, पहले जरा उसका ही हम लोग प्रमाण ले लें, उसका नमूना ले लें और फिर ये समझें कि चुनाव के नतीजे किस तरफ जा सकते हैं। जो मोदी लहर 2019 में थी, अगर वो इस बार नहीं है तो वो चुनावों पर कितना प्रभाव डालने जा रही है। और मैं केवल 4 राज्यों को ही नमूने के तौर पर आपके सामने पेश करूंगा, और वो 4 में से 3 राज्य हैं जहां पर 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और वहीं चंद महीनों के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें कितना बड़ा इजाफा, कितनी बड़ी जंप दिखाई पड़ी मोदी लहर की वजह से। पहले जरा राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 100% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि विधानसभा के चुनाव में जहां बीजेपी को 38% वोट मिला था, वहीं लोकसभा चुनाव में माने कुछ ही महीनों के बाद यह वोट परसेंटेज बढ़कर के 59 हो गया था। यानी 21% का इजाफा हुआ था। यह थी मोदी लहर, जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम पर वोट नहीं पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही ये लहर बनती है और 21% वोट बढ़कर के मिलता है बीजेपी को। मध्य प्रदेश, इसी 2018 में यहां पर चुनाव हुआ और इस चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, और फिर जो हुआ उसके गवाह आप हैं। लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद ही जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज 17% की छलांग मार करके पहुंच जाता है 58% और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जीत बीजेपी को मिलती है। एक छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ के बेटे ने जीती थी। इसके अलावा लगभग क्लीन स्वीप किया था मध्य प्रदेश में। तीसरा, छत्तीसगढ़। एक ही समय पर जब चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो केवल 33% वोट मिला था बीजेपी को। उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए थे, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुए थे, लेकिन बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो ठीक ठाक था। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, अभी छत्तीसगढ़ में 33%
वोट था विधानसभा चुनाव में, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए 2019 मई में, ये वोट परसेंटेज बढ़ करके 50.7 यानी तकरीबन 18.5%, 17.5% का इजाफा हुआ था। इतना बड़ा गैप, इतनी बड़ी छलांग। अब ये सवाल है कि ये छलांग कैसे है। हाँ, थोड़ा सा यूपी को भी देख लें। उत्तर प्रदेश तो वो स्टेट है कि जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे 2017 में, और उस समय जो बीजेपी को वोट मिला था वो 39.67% था। ये जो वोट था, उस समय सपा और बासपा अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय सपा और बासपा एक साथ आ गए। तो यह माना गया कि न सिर्फ अर्थमेटिक बल्कि केमिस्ट्री भी एक साथ हो गई है। सपा और बासपा के साथ आने से दलित और जो मुस्लिम और यादव वोट है वो एकजुट हो रहा है, और इस वजह से बीजेपी का वोट घटेगा, ये अनुमान था ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का। लेकिन जिसे मोदी लहर कहा गया, उस मोदी लहर का प्रभाव यह था कि ये वोट परसेंटेज जो 2 साल बाद चुनाव हुए, मोदी लहर में घटता नहीं है, बल्कि ये 10% बढ़ करके 49.98% यानी 50% हो जाता है, और सीटें मिलती हैं 62। इसे कहते हैं मोदी वेव, मोदी लहर। अब इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो 5 साल ही मोदी गवर्नमेंट को हुए थे, भले ही नोटबंदी जैसा कहर आया था, जीएसटी की मार पड़ी थी, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को अभी एक और मौका दिया जाना चाहिए। तो एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। भले ही उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए थे, न तो 15 लाख आया था, ना काला धन आया था, और न ही 2 करोड़ रोजगार मिले थे, न किसानों को एमएसपी मिली थी। वादे पूरे नहीं हुए थे, फिर भी लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद समय कम मिला मोदी जी को तो एक मौका देना चाहिए। लेकिन अचानक जो पुलवामा होता है 14 फरवरी 2019 को, और पुलवामा के बाद नरेंद्र मोदी के अपने निर्देश पर जो आर्मी ने, जो सेना ने बालाकोट किया एयर स्ट्राइक जो की, उस एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में एक नेशनलिज्म का भाव, नेशनलिज्म का रोष जो पैदा हुआ था, उसने पूरे चुनावी माहौल को एक तरह से मोदी की मुट्ठी में कैद कर दिया था। नरेंद्र मोदी नैरेटिव बनाने में बेहद माहिर माने जाते हैं, और उन्होंने उस समय चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए यहां तक अपील कर डाली थी नौजवानों से कि सैनिकों की शहादत पर वो आकर के वोट करें, उनकी शहादत के लिए वोट करें। उस समय पहली बार का जो वोटर था वो करीब करीब 1 करोड़ मतदाता था, और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की अपील इतनी भावुकतापूर्ण थी कि उसमें से 90% वोटर बीजेपी के साथ गया। ये मोदी वेव का कमाल था, और उससे भी ज्यादा यह भी था कि विपक्ष उस वेव में, उस पुलवामा के राष्ट्रवाद के आगोश में इतना मायूस हो गया कि वो घर बैठ गया। एक तरह से उसने सरेंडर कर दिया चुनाव को, और 2019 में बीजेपी के जो सीटें थी 282 से बढ़कर के 303 हो गई। लेकिन इस बार क्या स्थितियां हैं? अगर मोदी वेव नहीं है, जो इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा, जेपी नड्डा कह रहे हैं, जो नवनीत राणा कह रही हैं, जो सुधीर चौधरी आज कह रहे हैं, अगर ये वेव नहीं है तो हर स्टेट में ये जो वेव के जरिए वोट आया था 10%, 15%, 20%, ये वोट क्या घटेगा नहीं? जो स्थानीय प्रत्याशियों को जो फायदा मिल रहा था कि सीधे उनका अपना वोट, उनकी जाति का वोट, और उसके बाद मोदी वेव का असर, और वो चुनाव 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख से जीत रहे थे। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से एक ब्लेंडर हो गया, बहुत बड़ा उनके साथ
या उनसे एक ये कहिए गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, और वो बड़ी गलती अब संभल नहीं रही है। जिस तरह से संविधान पर हमला करने की कोशिश हुई, अनंत कुमार हेगड़े से लेकर के उपराष्ट्रपति तक, और रंजन गोगोई से लेकर के ज्योति मृधा जो राजस्थान में चुनाव लड़ रही हैं, फिर लल्लू सिंह जो फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, और इधर अरुण गोविल जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों ने संविधान पर सवाल उठा दिए और कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और इसकी वजह से दलित, आदिवासी और पिछड़ा आशंकित हो गया, भयभीत हो गया कि जो आरएसएस लगातार बड़े 1949 से विरोध करता आ रहा है संविधान का, और वो चाहता है कि मनुस्मृति के आधार पर संविधान बने। तीसरी बार वो इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है और वो हिंदू राष्ट्र के यानी मनुस्मृति के आधार पर संविधान को लागू करना चाहते हैं। इस डर ने उन्हें एक तरह से ध्रुवीकृत कर दिया। तो इस ब्लेंडर ने ना चाहते हुए भी, माने बिना किसी प्रयास के, विपक्ष को मजबूत कर दिया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कोई वेब नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, परिवारवाद का उठाया, भ्रष्टाचार का उठाया, वो उल्टा पड़ गया ईडी की वजह से, और इधर मजबूरी में अब आकर के वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे, 370 की बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, और आलम यह है कि उनका चेहरा ये कह रहा है कि वो फंस गए। हाथ उनके डगमगा रहे हैं, जवान लड़खड़ा रही है, कैंपेन में चेहरा बेहद उनका मायूस नजर आ रहा है, और ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी पढ़ रहे हैं उस तस्वीर को, इस दीवार पर लिखी हुई इबारत को वो पढ़ रहे हैं कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। और यहीं से इस चुनाव के नतीजे की तरफ आपको वो रुझान दिख रहा होगा कि ये चुनाव पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की ही वजह से, उनके अपने एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, जो वादे उन्होंने 10 साल में किए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के, 15 लाख लोगों के पॉकेट में आ जाएंगे, वो काला धन खत्म हो जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड ने फंसा दिया उनको, पीएम केयर फंड का भी मामला आ गया, और उससे ज्यादा सरकारी नौकरियां ध्वस्त कर दी उन्होंने। तो ये इसका इशू आ गया, रोजगार का, महंगाई का इशू, और इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की हो गई, क्योंकि अंबानी और अडानी का और जो तमाम उद्योगपति हैं उनकी लगातार जो बढ़ रही थी संपत्ति, उसने दिखा दिया कि कैसे नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हुए हैं। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है, और 70 करोड़ लोग ऐसे इस देश में हैं जिनकी दिन की आय केवल 100 रुपया है। ऐसे में जो विषमता व्याप्त हुई है, किसानों की एमएसपी नहीं मिला, और इधर जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों की वजह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो पूरा एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी मजबूत हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मोदी की लहर तो अब है ही नहीं, दरअसल मोदी कहर बन करके एक लाइबिलिटी की तरह, जो एसेट हुआ करते थे बीजेपी के लिए, अब वो लाइबिलिटी बन गए हैं, और चुनाव यहीं से बदल रहा है, बदलते हुए दिख रहा है, और 4 जून को भी नतीजे यही आएंगे। शुक्रिया।